नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या एनडीए का साउथ मास्टर स्ट्रोक इस वक्त सीपी राधाकृष्णन को देखा जा रहा है? ये सवाल कई लोगों के जहन में होगा। सीपी राधाकृष्णन ने राजनीतिक तौर पर किस तरीके से एक एक पायदान चढ़कर यहां तक का मुकाम हासिल किया है, ये जानना आप सभी के लिए जरूरी है। जड़ों से लेकर दिल्ली तक का सफर सीपी राधाकृष्णन का कैसा रहा, ये सभी के लिए एक मिसाल जैसा है। भाजपा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर 2025 को प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री और भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। राधाकृष्णन तिरुपुर यानी कोयंबटूर अंचल से आते हैं। 2 बार कोयंबटूर से लोकसभा सांसद भी वो रहे हैं। साल था 1998 और 1999 का, और तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष की भूमिका भी उन्होंने निभाई। उन्हें साफ सुथरी, गैर विवादित छवि और क्रॉस पार्टी रिश्तों के लिए भी जाना जाता है। शुरुआती राजनीतिक अगर दीक्षा की बात करें उनके, तो जनसंघ और बीजेपी के संगठन में वो रहे। आगे चलकर झारखंड के राज्यपाल, यानी कि वो साल था फरवरी 2023 का, और जुलाई 2024 तक वो राज्यपाल की भूमिका में रहे। फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल बनते हैं 31 जुलाई 2024 से। 2024 में तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने संभाला। बीबीए ग्रेजुएट, सादगी और जनसंपर्क के लिए अपनी खास पहचान रखते हैं राधाकृष्णन। ओल्ड गार्ड बीजेपी एक तरीके से देखा जाए तो अटल और आडवाणी उस जमात के भरोसेमंद नेता में से एक हैं। रांची राजभवन का कार्यकाल राधाकृष्णन की संतुलित कार्यशैली का एक बेहतरीन नमूना माना जा सकता है। किसी बड़े टकराव से कोसों दूर संवैधानिक मर्यादा पर उनका जोर, ये ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति जैसी उच्च समन्वय वाली भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है। अभी क्यों एनडीए के लिए ये बहुत मायने रखता है, ये जानना भी जरूरी है। तो जानकार कहते हैं कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले तमिल मूल के सर्वमान्य नेता को राष्ट्रीय संवैधानिक पद देने का संदेश भी साफ है। सम्मान और प्रतिनिधित्व, ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ये बीजेपी के साउथ एक्सपेंशन के नैरेटिव को भी एक तरीके से बल देता है, ऊर्जा देता है। पश्चिम की बात करें तो तमिलनाडु यानी कांगू क्षेत्र जहां से वो आते हैं, वहां पर बीजेपी का सापेक्ष जो है वो मजबूत आधार है। राधाकृष्णन गौंडर समुदाय से आते हैं। ये सामाजिक समीकरणों में ओबीसी, आउटरीच और रीजनल माइक्रो टारगेटिंग दोनों को एक साथ साथ देता है। विपक्ष और सहयोगियों की बात करें तो उनमें नॉन कंट्रोवर्शियल और आसान बातचीत वाली छवि इनकी रही है। उपराष्ट्रपति के रूप में रूलिंग अपोजिशन की बात करें, फ्लोर मैनेजमेंट को ये सहज कर सकती है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से एनडीए ने तुलनात्मक रूप से समन्वयी और समावेशी चेहरा आगे कर टकराव से संवाद की ओर इशारा किया है कि भाई किसी तरह का कोई टकराव ना हो और बातचीत और सौहार्द के साथ एक नाम पर सभी की सहमति हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में राधाकृष्णन का काम वंचितों के सशक्तिकरण पर केंद्रित रहा है। यह एनडीए के समावेशी विकास की संदेश की प्रतिध्वनि भी है। उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद अब होता कैसे है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनका चुनाव सांसदों, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सांसदों के द्वारा किया जाता है। एनडीए के गठबंधन अगर दल की बात करें, उसके बल की बात करें और क्रॉस वोट की संभावनाओं की बात करें, तो इस बीच ये नामांकन एक तरीके से आत्मविश्वास, संदेश और राजनीति का एक तरीके से संपूर्ण मिश्रण कहा जा सकता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, बताइएगा जरूर।